तो कहानी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं मैक्सिको बॉर्डर को, जहाँ पर हमें एक ब्रेंडन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है और वो अपने टाइम टेबल के मामले में बहुत ही ज्यादा सीरियस है। वो हर दिन वक्त पे उठता है, वक्त पे अपना काम करता है और अपना काम निपटा कर बिल्कुल टाइम टेबल से सो भी जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दिन की शुरुआत सुबह उठकर अपनी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से करता है और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को मिस नहीं करता। और यहाँ पर जब भी सुबह ब्रेंडन ट्रेनिंग करता है तो एक लड़का जिसका नाम ऑस्कर है वो उसे रोजाना देखकर उसे कॉपी करता है ताकि कि वो भी मार्शल आर्ट सीख सके। जिसके बाद ब्रेंडन अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने काम पर निकल जाता है और ऑस्कर निकल जाता है अपने स्कूल और दोनों ही अपने अपने काम में लगे होते हैं। जिसके बाद जैसे ही ऑस्कर का स्कूल खत्म होता है वो बाहर चला आता है और यहाँ पर वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे गैंगस्टर बैठे होते हैं। और यहाँ पर इस कार में बैठा हुआ एक गैंगस्टर है जिसका नाम है फ्लैगो, जो कि ऑस्कर को अक्सर परेशान किया करता है और आज भी वो ऑस्कर को परेशान कर रहा है। और ऑस्कर यहाँ पर उसे जवाब देता है और उससे भागना शुरू कर देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो यहाँ पर रुका तो फ्लैगो उसे नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वो जल्दी से भागकर आकर छुपता है एक गाड़ी के पीछे ताकि फ्लैगो उसे ढूंढ ना पाए। और फ्लैगो के जाने के बाद ऑस्कर वापस अपने घर जाने लगता है। लेकिन आज यहाँ पर ब्रेंडन ने इन सारी चीजों को होते हुए देख लिया है कि ऑस्कर उन गैंगस्टर से छुप रहा है और फ्लैगो के गैंगस्टर ग्रुप का नाम होता है F-17। अब यहाँ पर ऑस्कर अपने घर आने के बाद देखता है कि फ्लैगो वहीं पर है और फ्लैगो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है कि ऑस्कर उसके सामने से भाग गया। और यहाँ पर फ्लैगो ऑस्कर के ऊपर गन तानता है और उससे कहता है कि मुझे अभी के अभी तुम्हारे सारे पैसे चाहिए। और यहाँ पर जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि ऑस्कर का बड़ा भाई भी फ्लैगो के ग्रुप का एक मेंबर है, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है, वो अमेरिका गया हुआ है। और यहाँ पर फ्लैगो ऑस्कर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने भाई को ये सब मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और ऑस्कर भी शांत हो जाता है। जिसके बाद अगली सुबह फिर से ऑस्कर ब्रेंडन को आकर देखता है और उसके मूव्स को कॉपी करने लगता है। और यहाँ पर ऑस्कर को लगता है कि ब्रेंडन ने कभी उसे नहीं देखा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ब्रेंडन की तो उसके ऊपर हमेशा से ही नजर थी, इसलिए आज वो उसके पास चला आता है। तब ऑस्कर उससे कहता है कि सर आइंदा मैं यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। तब ब्रेंडन कहता है कि देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और इन बातों को सुनकर ऑस्कर भी खुश हो जाता है और शुरू होती है ऑस्कर की ट्रेनिंग, जहाँ पर ब्रेंडन अब रोजाना ऑस्कर को ट्रेनिंग देने लगता है और वो उसे कई मूव सिखाता है ताकि कभी उसके ऊपर कोई हमला हो तो वो खुद को बचा सके। और ब्रेंडन उससे कहता है कि मैं ये सारी चीजें तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए सिखा रहा हूँ, ना कि किसी को मारने के लिए। और ऑस्कर की ट्रेनिंग दिन ब दिन बेहतर होती जा रही होती है और देखते ही देखते 4 महीने का वक्त निकल जाता है और अब पिछले 4 महीनों से ऑस्कर लगातार ट्रेनिंग कर रहा है। अब एक दिन ऑस्कर ब्रेंडन से पूछता है कि आखिर आप मुझे ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपको इतने समय से पता था मैं आपको देख देख कर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो आप उस दिन मुझे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार क्यों हो गए। तब ब्रेंडन कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हें कुछ गुंडों से छुपते हुए देखा था और बुराई के सामने हमें कभी भी झुकना नहीं चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए। और इसीलिए मैं तुम्हें ये सारे दांव पेच सिखा रहा हूँ ताकि तुम भी उनके सामने डटकर खड़े हो सको। और इसी बीच यहाँ पर फ्लैगो भी ऑस्कर को रोजाना परेशान करता रहता है क्योंकि उसे पता है कि अभी भी फ्लैगो का भाई वापस लौट कर नहीं आया। और अब धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने लगते हैं, जहाँ पर ऑस्कर अपनी सारी बातें ब्रेंडन को बता देता है, लेकिन ब्रेंडन अपने बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताता। और ऑस्कर एक दिन बताता है कि मेरा बड़ा भाई L-17 नाम की टीम का कैप्टन है और फ्लैगो को ये बात पता है। और जैसे ही मेरा भाई यहाँ से दूर जाता है वो फ्लैगो मुझे परेशान करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे ब्रेंडन को भी सारी बातें समझ में आने लगती हैं। और एक दिन यहाँ पर ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फ्लैगो आ जाता है अपनी कार के साथ और तभी उस कार में से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम है हेक्टर। और यहाँ पर हेक्टर ऑस्कर का बड़ा भाई है, लेकिन वो यहाँ पर ऑस्कर को देखकर काफी नाराज हो जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर इस आदमी के साथ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि इस आदमी के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता और ये किसी तरीके का अंडरकवर एजेंट भी हो सकता है, हमें इससे बच के रहना चाहिए और पहले ये लोग हमारे करीब आएंगे और फिर ये हमें नेस्तनाबूद करके खत्म कर देंगे। और अगर तुम्हें घूमना ही था और किसी के साथ बात ही करनी थी तो तुम फ्लैगो के साथ कर लेते और मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा इस आदमी के पास आओ। और इतना कहने के बाद वो ऑस्कर को अपने साथ ले जाता है और ऑस्कर अपने बड़े भाई की बात को नहीं टाल सकता और अब वो दोबारा नहीं आएगा ब्रेंडन के पास। लेकिन ऑस्कर को लड़ना सीखना है, इसलिए फिर वो एक बॉक्सिंग एकेडमी ज्वाइन कर लेता है ताकि वहाँ पर वो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर सके। और यहीं पर वो एक मैरी नाम की लड़की से मिलता है जो कि इस बॉक्सिंग जिम की ओनर की बेटी होती है।
और इन दोनों के बीच बहुत देर तक बातें होती हैं, जिसके बाद ऑस्कर यहाँ से निकल जाता है और शाम को ऑस्कर का भाई हेक्टर पूरी L-17 गैंग को साथ लेकर जाता है एक फाइट को दिखाने के लिए। और वो चाहता था कि ऑस्कर इस फाइट को देखे, लेकिन वो नहीं जानता था कि ऑस्कर तो लड़ना सीख चुका है। और यहाँ पर ये सभी फाइट देख रहे होते हैं, जहाँ पर ये फाइट काफी घमासान हो रही होती है। और यहाँ पर एक कलेक्टर नाम का फाइटर है जो कि अपने अपोनेंट को काफी बेरहमी से मारता है। और यहाँ पर हर जगह ये बात फैली हुई है कि जो भी कलेक्टर को हराएगा उसे काफी मोटी रकम दी जाएगी। और यहाँ पर कलेक्टर बड़ी आसानी से एक और मैच जीत जाता है और यहाँ पर सभी बैटिंग कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर कलेक्टर सभी को चैलेंज करता है कि जो भी उससे लड़ना चाहता है वो अभी के अभी स्टेज पर आए। और अब इन सारी चीजों को सुनने के बाद ऑस्कर से रहा नहीं जाता और वो चला जाता है स्टेज के ऊपर। लेकिन हेक्टर इस चीज को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर ऑस्कर ये क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी लड़ना नहीं आता। और अब जैसे ही कलेक्टर ऑस्कर को देखता है तो वो उसके ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऑस्कर भी तैयार है और वो देखते ही देखते अपने पंचेस की बरसात कर देता है कलेक्टर के ऊपर। और कलेक्टर को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इसकी अजीब सी टेक्निक का जवाब कैसे दे, क्योंकि ऑस्कर के मूव्स बहुत ही तगड़े हैं और यहाँ पर इतने डेडली मूव्स किसी ने भी नहीं देखे। तो पूरी की पूरी ऑडियंस यहाँ पर शॉक रह जाती है। और यहाँ पर ऑस्कर बहुत ही अच्छी फाइट कर रहा होता है और कलेक्टर तो उसके आसपास भी नहीं है। और ऑस्कर के इस रूप को देखने के बाद तो सभी के सभी शॉक में होते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऑस्कर के इस रूप को पहले कभी भी नहीं देखा। क्योंकि आज से पहले ऑस्कर हमेशा ही एक डरा हुआ लड़का हुआ करता था, लेकिन आज वो यहाँ पर यहाँ के सबसे खतरनाक फाइटर से लड़ रहा है। और यहाँ पर 3 मिनट के अंदर ही ऑस्कर कलेक्टर को हराकर रिंग से बाहर आ जाता है। और ये सब देखकर हेक्टर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे अपने भाई पर नाज है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ पर फ्लैगो भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो समझ चुका होता है कि आइंदा उसे ऑस्कर के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। अब इसी बीच जब ऑस्कर लड़ रहा होता है तभी एक आदमी ने उसकी वीडियो बना ली। अब अगले दिन हम देखते हैं ब्रैंडन को, जिसके घर हेक्टर आता है अपने आदमी और ऑस्कर को लेकर। और ब्रैंडन इस चीज को देखकर गुस्सा हो जाता है और वो ऑस्कर से कहता है कि 1 हफ्ते से तुम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए नहीं आए और आज तुम यहाँ पर अपनी गैंग को लेकर आए हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अब तभी वहाँ पर हेक्टर आता है और वो ब्रैंडन को बताता है कि कल रात मैंने अपने भाई को लड़ते हुए देखा और मैं एकदम शॉक्ड हूँ, क्योंकि इतने डेडली मूव्स मैंने आज से पहले कहीं भी नहीं देखे थे। और ये सारी चीजें तुमने सिर्फ मेरे भाई को 4 महीनों में सिखाई हैं और मुझे तो अब बहुत ही खुशी होगी अगर तुम मेरे भाई को अपने साथ ट्रेनिंग दो, क्योंकि मैं अपने भाई को एक बेहतरीन फाइटर बनाना चाहता हूँ। ब्रैंडन कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर किसी को मारने के लिए नहीं सिखाता, मैंने सिर्फ तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाया था और अब तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। तब हेक्टर कहता है कि देखो, तुम्हें पैसे चाहिए तो सीधा बोलो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। लेकिन ब्रैंडन फिर भी मना कर देता है। तब हेक्टर उसके सामने बंदूक दिखाता है और उससे कहता है कि जो मैंने कहा है मुझे वो चाहिए और वो मुझे किसी भी तरीके से चाहिए। लेकिन यहाँ पर हेक्टर को पता नहीं है कि ब्रैंडन को कोई भी नहीं डरा सकता। और तभी यहाँ पर ब्रैंडन अपनी बंदूक निकालता है और हेक्टर से कहता है कि आइंदा तू और तेरा भाई मेरे आसपास भी दिख गए तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक लॉयर को देखते हैं जिसका नाम होता है पाइलो। और यहाँ पर पाइलो अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेल रहा होता है और तभी यहाँ पर उसे एक कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि मैंने अभी अभी तुम्हारे फोन पर एक वीडियो भेजा है, जल्दी से उसे देखो। और पाइलो यहाँ पर जैसे ही उस वीडियो को देखता है, पाइलो एकदम शॉक में रह जाता है और वो जल्दी से यहाँ से निकल जाता है। और जिसके बाद हम यहाँ पर एक जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक कैदी को देखते हैं जिसका नाम होता है टोनी किलबोन। और वो अपने समय पर सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में से एक हुआ करता था। और यहाँ पर सोनी को एक गार्ड आकर बताता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। और तब यहाँ पर वो आता है मीटिंग रूम में, जहाँ पर पाइलो उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है। और इतना कहते ही वो सोनी को एक वीडियो दिखाता है और ये वही वीडियो होती है जिसमें ऑस्कर कलेक्टर से लड़ रहा है। और वो ऑस्कर के मूव्स को देखकर कहता है कि ये लड़ने का तरीका तो सिर्फ ब्रैंडन का था और अब बस हमें इस लड़के तक पहुंचना है और हम उस ब्रैंडन तक पहुंच जाएंगे। और तब हमें पता चलता है कि सोनी कई सालों से ढूंढ रहा है ब्रैंडन को ताकि वो उसे मार सके। और तब यहाँ पर टोनी पाइलो से कहता है क्या तुमने इसकी लोकेशन पता करी? तब पाइलो कहता है कि हाँ, ये वीडियो अपलोड हुई है मैक्सिको बॉर्डर के पास। तब सोनी कहता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक हिटमैन को इकट्ठा करो और सबको भेजो मैक्सिको बॉर्डर्स पर। इस बार वो साला जिंदा नहीं बचना चाहिए। और इसके दूसरी तरफ हम ब्रैंडन को देखते हैं जो कि काफी परेशान है, क्योंकि अब तक वो एक गुमनामी की जिंदगी बिता रहा था, लेकिन अब वो समझ चुका है कि कुछ गैंगस्टर्स की नजर उसके ऊपर पड़ चुकी है और उसकी थोड़ी सी भी गलती शायद उसकी जिंदगी में एक बार फिर से उथल पुथल हो सकती है।
और तभी हम देखते हैं ऑस्कर को बॉक्सिंग जिम में, जो कि मैरी से बात कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर दो जुड़वा भाई आते हैं जिनका नाम है इवान और बेलार्ड, और वो यहाँ पर ऑस्कर से कहते हैं कि देखो हम बॉक्सिंग प्रमोटर्स हैं और हमने तुम्हारी फाइट को देखा है और हम चाहते हैं कि अब तुम हमारे लिए फाइट करो, जिसके लिए तुम्हें नाम रुतबा सब कुछ मिलेगा। अब ये सुनकर ऑस्कर भी खुश हो जाता है। तब इवान पूछता है कि हम तुम्हारे टीचर के बारे में जानना चाहते हैं, क्या कहीं वो ब्रेंडन था? और तभी वो ब्रेंडन की फोटो दिखाते हैं। तब ये देखकर हेक्टर समझ जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, और वो यहाँ पर सीधा कह देता है कि देखो हमें तुम्हारे साथ फाइट नहीं करनी, अभी कभी इस जिम से निकल जाओ, और मैं इस आदमी को भी नहीं जानता। और तब वो दोनों आदमी जिम से बाहर चले जाते हैं और हेक्टर ऑस्कर से कहता है कि देखो ये दोनों आदमी तुम्हारे लिए नहीं आए थे, ये लोग उस ब्रेंडन के लिए आए थे, और इनकी शक्ल से ये कोई बॉक्सिंग प्रमोटर्स भी नहीं लग रहे हैं, इनकी शक्ल देखकर लगता है कि ये लोग हिटमैन हैं। तब ये सुनने के बाद ऑस्कर कहता है कि मुझे तो लगता है कि ब्रेंडन की जान खतरे में है, हमें एक बार उसे आगाह करना चाहिए। तब शुरू में तो हेक्टर नहीं मानता, लेकिन कुछ देर बाद ऑस्कर उसे मना लेता है। और जब मैरी इस बारे में सुनती है तब वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और तब ये लोग चले आते हैं ब्रेंडन के घर पर, और हेक्टर अभी भी कार में बैठा होता है। और तब मैरी और ऑस्कर आते हैं ब्रेंडन के पास, और ऑस्कर ब्रेंडन से कहता है कि दो लोग मेरे पास आए थे बॉक्सिंग प्रमोटर्स बनकर, और वो दोनों आपको ढूंढ रहे थे, और उनके पास आपकी एक फोटो भी है। तब ब्रेंडन पूछता है कि आखिर उनका हुलिया कैसा था। तब ऑस्कर बताता है कि वो दोनों ही जुड़वा थे। तब ब्रेंडन कहता है कि मैं उन लोगों को जानता हूँ, वो अमेरिका के सबसे खतरनाक हिटमैन है। और अब इतना कहते वो ऑस्कर और मैरी से कहता है कि तुम लोग जल्दी से घर के अंदर जाओ, हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, वो जरूर आसपास ही होंगे। और जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो ब्रेंडन हेक्टर और उसके आदमियों से भी कहता है कि तुम लोग भी जल्दी से अंदर जाओ, कभी भी यहाँ पर गोली चल सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं उन दोनों जुड़वा भाइयों को, जो कि एक पहाड़ के ऊपर से इनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और हेक्टर यहाँ पर जैसे ही घर के अंदर जा पाता उससे पहले ही उसके दोनों आदमी मारे जाते हैं, और चारों तरफ से यहाँ पर गोलियां चलने लगती हैं। और अब चारों ही लोग अंदर आ चुके हैं, और हेक्टर अभी भी जिंदा है। और यहाँ पर हेक्टर बहुत ही ज्यादा परेशान है, और वो ब्रेंडन से कहता है कि आखिर तुम कौन हो, और अमेरिका के सबसे खतरनाक हिटमैन आखिर तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए हैं, और तुम्हें हमें अभी के अभी पूरी सच्चाई बतानी होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ हम भी जुड़ चुके हैं। तब ब्रेंडन एक एक करके सारी चीजें बताना शुरू करता है कि मैं पहले LAPD में था, और फिर मैंने DA को ज्वाइन किया, और फिर पीछे लग गया सबसे बड़े माफिया सोनी के, और जैसा मेरा डिपार्टमेंट चाहता था मैंने उसे पकड़ भी लिया, और अब सोनी जेल में है, लेकिन उसके आदमी तब से मेरा पीछा कर रहे हैं, और इसीलिए मैं भाग करके बहुत दूर आ गया था, और किसी को भी मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं था, और मैं कई सालों से गुमनामी और शांति की जिंदगी बिता रहा था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर उन्हें अचानक से मेरे बारे में कैसे पता चला। तब मैरी बताती है कि शायद ये ऑस्कर की फाइटिंग की वीडियो की वजह से हुआ है, किसी ने उसे इंटरनेट पे डाल दिया और वो वीडियो वायरल हो गई। और इन बातों को सुनने के बाद ब्रेंडन को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो कहता है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब हम उसे बदल नहीं सकते। और यहाँ पर हम उन दोनों जुड़वा भाई में से एक भाई को देखते हैं जिसके हाथ में गैसोलीन फ्यूल होता है, और वो बढ़ रहा होता है घर की तरफ, ताकि वो यहाँ पर पूरे घर को आग लगा सके। और यहाँ पर अंदर ब्रेंडन हेक्टर से कहता है कि ठीक 1 मिनट के बाद तुम जाना उस कांच के पास, वो कांच बुलेट प्रूफ है, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे बाहर जाने का एक मौका मिल जाएगा। और फिर हेक्टर ऐसा ही करता है, और बड़ी ही चालाकी से ब्रेंडन बाहर आ जाता है, और अब दोनों जुड़वा भाई उसके निशाने पर हैं, और एक ही झटके से यहाँ पर वो एक बोझ से एक भाई का खात्मा कर देता है। और इधर हम देखते हैं उस दूसरे जुड़वा भाई को, जो कि यहाँ पर वो गैसोलीन घर के ऊपर डाल रहा होता है। और तभी यहाँ पर उसके सामने ब्रेंडन आ जाता है, और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे दूसरे भाई को मार दिया। और अब ये सुनते ही वो आदमी टूट पड़ता है ब्रेंडन के ऊपर, लेकिन ब्रेंडन उसे फिर काफी पीटता है और उसे नीचे गिरा देता है, और उसे मार के पूछता है कि आखिर मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि तुम सोनी के ही आदमी हो। लेकिन यहाँ पर ये हिटमैन कुछ भी नहीं बताता। तब यहाँ पर ब्रेंडन उसी के ऊपर वो गैसोलीन डालने लगता है, और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। लेकिन ये आदमी मौत से भी नहीं डरता, ये आदमी खुद अपने आप को आग लगा लेता है, लेकिन सोनी का नाम नहीं देता। जिसके बाद ब्रेंडन वापस चला आता है अंदर, और सभी से कहता है कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि 2 हिटमैन अगर यहाँ पर आ चुके हैं तो बाकी भी आते ही होंगे, और जब तक सोनी मुझे मार नहीं देता वो चुप बैठने नहीं वाला। और तब यहाँ पर ब्रेंडन अंडरग्राउंड रास्ता खोलता है, और तब रास्ते में हेक्टर उससे पूछता है कि आखिर ये सोनी कौन है और उसकी पहुंच इतनी दूर तक कैसे है। तब ब्रेंडन उसे बताता है कि एक जमाने में वो पुलिस चीफ हुआ करता था,
और वो अपने जमाने में सारे काले धंधे करा करता था, यहाँ तक कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी। उसके पास बेहिसाब पैसा है, लेकिन मैंने उसे जेल में डलवा दिया था और उसे अब उम्र कैद की सजा हुई है। लेकिन अब वो मुझसे कैसे भी बदला लेना चाहता है और वो अपने पैसों को पानी की तरफ बहा सकता है मुझसे बदला लेने के लिए। और इसलिए अब हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने सोनी को जेल में डलवाया था तो तब उन्होंने मेरी पत्नी को भी काफी टॉर्चर किया था। लेकिन जैसे तैसे मैंने अपनी पत्नी को तो बचा लिया, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी पत्नी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। और तब मैंने एक प्लानिंग करी और मेरी पत्नी ने मेरे ही ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया और हम दोनों अलग हो गए। और तब जाकर उसने मेरी पत्नी का पीछा छोड़ा है, जिसके बाद मैं यहाँ पर आकर रहने लगा। लेकिन अब दोबारा ये कहानी शुरू हो चुकी है और अब मैं जब तक ये सब कुछ खत्म नहीं कर देता तब तक ये कहानी अब खत्म नहीं होगी। और अब ये टनल के आखिरी छोर पर आ चुके थे और तब ब्रैंडन इनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये मेरी लड़ाई है, मैं नहीं चाहता कि इसमें तुम लोगों को चोट पहुंचे। और तब ये लोग चले जाते हैं और ब्रैंडन वापस चला आता है अपने घर में और वो देखता है कि उसके घर के चारों तरफ करप्ट पुलिस वाले आ चुके हैं और इन सबको सोनी ने यहाँ पर भेजा है। और यहाँ पर जैसे ही वो लोग दरवाजे के पास आते हैं, ब्रैंडन उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और वो चारों तरफ लाशें बिछा देता है। और आखिर में सिर्फ 2 पुलिस वाले ही जिंदा बचते हैं जिन्हें ब्रैंडन ने जिंदा छोड़ दिया होता है। और फिर देखते ही देखते सुबह हो जाती है और हेक्टर आता है ब्रैंडन को देखने के लिए। लेकिन इस जगह को देखकर लग रहा होता है कि यहाँ पर तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि ब्रैंडन ने सारी लाशों को ठिकाने लगा दिया है और वो भी बिल्कुल गायब हो चुका है। और वो वापस जाकर ऑस्कर को बताता है कि मुझे लगता है कि अब ब्रैंडन वापस से सेफ है और अब वो यहाँ से कहीं दूर जा चुका है और अब हमें भी उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। और वो ऑस्कर से कहता है कि जो गिफ्ट तुम्हें ब्रैंडन ने दिया है उसे बिल्कुल भी जाया मत करना, उसका इस्तेमाल करो। फिर यहाँ पर हेक्टर चला आता है अपने L-17 के हेडक्वार्टर पर। लेकिन इतने में वो वहाँ पर देखता है कि उसके चारों तरफ पुलिस वाले आ चुके हैं जो कि एक एक करके सभी को मार रहे हैं। और यहाँ पर ये पुलिस वाला गन तान देता है हेक्टर के ऊपर और ये वही पुलिस वाला होता है जिसे उस रात ब्रैंडन ने जिंदा छोड़ दिया था। और वो यहाँ पर हेक्टर को पकड़कर ले जाता है जंगल की ओर और वहाँ पर वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि ब्रैंडन कहाँ पर है। तब हेक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता और मैं कोई उसका दोस्त नहीं हूँ, मैं सिर्फ गिनकर उसे सिर्फ 2 बार मिला हूँ। लेकिन उस पुलिस वाले को हेक्टर की बातों पर भरोसा नहीं होता और वो कहता है कि इसका एक कान काट दो। और इससे पहले कि वो हेक्टर के कान को काटते, ब्रैंडन वहाँ पर आकर गोलियां चलाने लगता है। तब यहाँ पर वो पुलिस वाला हेक्टर के ऊपर गन तान देता है और ब्रैंडन से कहता है कि कल रात तुम्हारे पास एक मौका था मुझे मार देने का और तुम्हें तभी मुझे उस रात मार देना चाहिए था, क्योंकि जिंदा रहते हुए तो मैं तुम्हारी जिंदगी बस से बदतर कर दूंगा। तब ब्रैंडन उससे कहता है कि मैंने कल रात तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जब चाहूँ तो मैं मार सकता हूँ। और इतना कहते ही वो दर्द से गोली मारता है उस पुलिस वाले के सर पर और वो एक एक करके बाकियों को भी उड़ा देता है। लेकिन अब ब्रैंडन की गोलियां खत्म हो चुकी हैं और अब वो पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। तब ब्रैंडन जाता है यहाँ से दूर, उन लोगों के हाथ से उनकी तलवारें छीन लेता है और एक एक करके उनकी तलवारों से उन्हें खत्म कर देता है और वापस आकर के वो हेक्टर को ले जाता है अपने घर की तरफ। और इसके बाद हम ऑस्कर और मैरी को देखते हैं जो कि यहाँ पर ब्रैंडन के घर आए होते हैं ब्रैंडन को चेक करने कि ब्रैंडन आखिर घर पर है या सच में चला गया। लेकिन तभी डीए वाले इनके ऊपर हमला कर देते हैं। तब यहाँ पर ऑस्कर उनसे लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन इतने में तभी वो आदमी रुकता है और अपनी शक्ल दिखाते हुए कहता है कि मैं डीए का आदमी हूँ और मैं ब्रैंडन का जूनियर हुआ करता था और जिस तरीके से तुम लड़ रहे हो उसी तरीके से ब्रैंडन ने मुझे भी लड़ना सिखाया था। और जैसे ही हमें पता चला कि हमारी टीचर के ऊपर हमला हुआ है हम यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए आ गए। अब जल्दी से बताओ कि ब्रैंडन कहाँ पर है। तब ऑस्कर कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस उन्हें ही ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। और अब इतना सुनते ही यह आदमी ऑस्कर को अपने साथ ले जाने लगता है और इस आदमी का नाम होता है एरिक। और इसके दूसरी तरफ हम हेक्टर और ब्रैंडन को देखते हैं जहाँ पर हेक्टर ब्रैंडन से कह रहा होता है कि आखिर तुम इतने बड़ी माफिया को कैसे खत्म करोगे। तब ब्रैंडन कहता है कि मैं पहले भी इस काम को कर चुका हूँ, 12 साल तक मैंने उसका पीछा किया है और 7 साल तक उसकी गैंग में मैंने भी माफिया बन के काम किया है और तब जाकर मैं कहीं उसे जेल पहुंचा पाया हूँ और लगता है मुझे इस बार भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। और तभी हम ऑस्कर को देखते हैं क्योंकि उसे भी अब शक होने लगा है एरिक के ऊपर कि कहीं वो सोनी के साथ तो नहीं मिला हुआ। और तभी वो यहाँ पर चुपके से कॉल करता है हेक्टर को और उसे अपनी तरफ की बातें बताने लगता है। तब हेक्टर का कॉल ले लेता है ब्रैंडन और जैसे ही ऑस्कर एरिक का नाम लेता है ब्रैंडन समझ जाता है कि अब एरिक भी सोनी के साथ मिल चुका है और अब एरिक ने ऑस्कर और मैरी को किडनैप कर लिया है। लेकिन अब इनके पास उनकी लोकेशन है। लेकिन तभी एरिक देख लेता है ऑस्कर को बात करते वक्त और वो उसका फोन लेकर बाहर फेंक देता है। तब ब्रैंडन कहता है कि अब हमें कैसे भी उन दोनों की जान बचानी पड़ेगी। अब तभी हम पाइलो को देखते हैं
जो कि यहाँ पर एक और माफिया बॉस के साथ बैठा होता है जिसका नाम है सीजर। और पहले कभी सीजर सोनी के साथ ही पार्टनरशिप में काम किया करता था और सोनी के पकड़ा जाने के बाद तब से सीजर का बिजनेस भी घाटे में जाने लगा। अब तभी यहाँ पर एरिक चला आता है ऑस्कर और मैरी को लेकर। अब ये देखने के बाद सीजर भड़क जाता है और वो पायरो से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, कि आखिर तुम इन्हें लेकर यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि तुम यहाँ पर इन लोगों को लेकर आए हो इसका मतलब है कि ब्रेंडन भी इनके पीछे यहाँ पर आएगा और अब मैं नहीं चाहता कि मेरे सारे लोग मारे जाएं। और वो यहाँ पर पायरो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तब यहाँ पर पायरो कहता है कि अगर तुम्हारे आदमियों ने उस ब्रेंडन को मार गिराया तो सोनी तुम्हारे घाटे के सारे पैसे तुम्हें लौटा देगा। अब इन बातों को सुनने के बाद सीजर भी मान जाता है और ये सभी लोग तैयारी करने लगते हैं। अब तभी एरिक ऑस्कर को एक फोन देता है और उसे यहाँ की लोकेशन सेंड करने को कहता है ताकि यहाँ की लोकेशन उसे पता लग जाए। और जैसे ये मैसेज ब्रेंडन को मिलता है तो ये लोग भी यहाँ पर तैयारी करना शुरू कर देते हैं और ब्रेंडन के साथ अब F-17 का पूरा गिरोह होता है। और थोड़ी देर बाद वो मैक्सिकन पुलिस वालों के कपड़े पहनते हैं और आकर के हमला कर देते हैं सीजर के पूरे गिरोह पर। और अब यहाँ पर चारों तरफ गोलीबारी चल रही होती है और तभी पीछे के रास्ते से हेक्टर और ब्रेंडन भी अंदर घुस जाते हैं और वो भी एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देते हैं। और अब जैसे ही सीजर को मालूम पड़ता है कि उसके सारे आदमी एक एक करके मारे जा रहे हैं वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और यहाँ पर ये लोग जल्दी जल्दी अपने हथियार निकाल रहे होते हैं। और इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑस्कर और मैरी को जिनके ऊपर एक आदमी नजर रखे हुए है। और अब जैसे ही ऑस्कर को यहाँ पर मौका मिलता है वो मार गिराता है इस आदमी को, लेकिन तब ये देखते ही एरिक वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। और ये फाइट चलती है काफी देर तक, लेकिन आखिर में ऑस्कर एरिक को नीचे गिरा देता है। लेकिन एरिक वहीं पर पड़ी हुई गन उठाता है और वो ऑस्कर को मारने जा रहा होता है, लेकिन इतने में मैरी उसे शूट कर देती है। और अब लगभग सारे लोग मारे जा चुके हैं और ब्रेंडन भी यहाँ पर पहुंच चुका है और इन दोनों को लेकर बाहर जाने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि सीजर भी बाहर आ जाता है और वो इन लोगों के ऊपर बंदूक चलाने वाला होता है कि इतने में यहाँ पर हेक्टर आकर उसका काम तमाम कर देता है। अब तभी यहाँ पर FBI वाले आ जाते हैं और सभी यहाँ पर काफी खुश होते हैं कि सीजर का ग्रुप भी अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। और वो यहाँ पर ब्रेंडन की पत्नी को भी लेकर आए होते हैं, जिसे देखकर ब्रेंडन भी काफी खुश हो जाता है क्योंकि आज कई सालों के बाद वो अपनी पत्नी को देख रहा है क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और तभी हम सोनी को देखते हैं जिसे कुछ पुलिस वाले एक जेल से निकालकर दूसरी जेल में ले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ये लोग एक कमरे में पहुंचते हैं सोनी को पता लगता है कि ये सारे L-17 गैंग के मेंबर हैं और इन्हीं के बीच ब्रेंडन भी है। मतलब कि ब्रेंडन आज सोनी को मार ही देगा ताकि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और इस मूवी का नाम है एज गुड एज डेड।